तो आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो ऐसे स्टेटमेंट हैं, ऐसी गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है उसके लिए रास्ता दिखाती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मैनेजर का मार्गदर्शन करती हैं। उन्हें बताती हैं कि अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आए तो उसमें आपको कैसे डिसीजन लेना है, कैसे बिहेव करना है। यही काम करती हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और यही इसकी मीनिंग है कि भाई मैनेजर अगर कहीं अटक रहा है, उसे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं भी हो रही है, वो खुद से डिसीजन ले पा रहा है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन क्या होगा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको बताते हैं। अगर हम इनके फीचर देखें, सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो देखिए, हमने मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चाहिए, दुनिया के हर कोने में चाहिए। वैसे ही मैनेजर भी है भाई, मैनेजमेंट करने जो बंदा करेगा वो मैनेजर हो गया, तो आपको मैनेजर भी सब जगह चाहिए। अब हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई डिसीजन लेना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं मैनेजर को जब भी डिसीजन लेना पड़ेगा तो वो इन प्रिंसिपल का यूज़ करेगा। और क्योंकि मैनेजर हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, क्योंकि आपका जो मैनेजर है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में और सब जगह आपको डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी, और उसी में जो आपको गाइड करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दूसरा इसका फीचर है जनरल गाइडलाइंस। तो देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इनके आउटकम अच्छे, आप 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करा तो यही इसका आउटपुट होगा। क्योंकि देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था, मैनेजमेंट एक आर्ट है। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टाइल से अप्लाई करता है। हर किसी का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है। और इसी तरह से हर कोई इन प्रिंसिपल को अप्लाई भी अपने तरीके से करेगा। तो जब हर कोई अपने अपने तरीके से करेगा तो इसका एक आउटकम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे साइंस के प्रिंसिपल हैं कि भाई C+O2 CO2 ही होता है, लेकिन इसका ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई अगर इस सिचुएशन में हमने ये प्रिंसिपल लगाया तो हमें ये ही आउटकम मिलेगा, 100% श्योर है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आप कह सकते हो कि इसमें जनरल गाइडलाइंस हैं। आप सिंपल कह सकते हो कि भाई इस सिचुएशन में ये करोगे तो ये हो सकता है, पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है। 100% गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि भैया यही हमारा आउटकम होगा। तीसरा इसका फीचर है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखिए, मैनेजमेंट में जो है, मैनेजमेंट तो सदियों से करी जा रही है और पास्ट में आज इतनी आसान है मैनेजमेंट, हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, बुक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले जब भी जो प्रोफेशनल लोग थे मैनेजमेंट में, उनको प्रॉब्लम फेस करी, उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च वर्क किया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सॉल्यूशन बनाए। वो जो सॉल्यूशन बने उन्हीं को आप आज हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी पहले जो प्रोफेशनल लोगों को प्रॉब्लम हुई मैनेजमेंट प्रोसेस में या मैनेजमेंट करते टाइम, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, उस पर उन्होंने रिसर्च किया, उसका सॉल्यूशन निकाला और उसी सॉल्यूशन को आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम इसके फीचर देखें तो अगला फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि देखिए, मैनेजमेंट जैसा हमने देखा था डायनामिक है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो वैसे ही प्रिंसिपल जो है आपके, मान लो कोई प्रिंसिपल 200 साल पहले बना है, अब वो 200 साल पहले की इन्वायरमेंट के हिसाब से बना था। 200 साल पहले जैसे मैनेजमेंट हो रही थी उस हिसाब से वो प्रिंसिपल बना था। आज की सिचुएशन में आप एज इट इज़ वो प्रिंसिपल उठा के यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है आप प्रिंसिपल को भी चेंज करते हो। यानी ओल्ड प्रिंसिपल्स आर ऑल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर फाउंडेड। मतलब जैसे जैसे मैनेजमेंट चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, आप पुराने प्रिंसिपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो और अपनी नीड के हिसाब से अप्लाई करते हो। और ये जो प्रिंसिपल पहले दिए गए थे, आज आप इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, आप अपनी नीड के हिसाब से प्रिंसिपल को ऑल्टर करो, आप चेंज करो और अप्लाई कर दो। अगला इसका फीचर है मेनली बिहेवियरल। तो मेनली बिहेवियरल का मतलब ये है कि भैया ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से बनाए गए हैं कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंसान ही काम करेंगे, तो वो इंसानों से आपको कैसे डील करना है। अब डिसीजन लोगे तो उसका इम्पैक्ट अब कोई मैनेजर डिसीजन लेगा तो उसका इम्पैक्ट उसके ऑर्गेनाइजेशन पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पे पड़ेगा। तो उनसे कैसे डील करना है, उनके बिहेवियर में कैसे काम करेगा, ये उस हिसाब से प्रिंसिपल बनाए गए हैं। ये जो प्रिंसिपल हैं ये अल्टीमेटली ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयज़ है और आपका जो मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट लेवल है, उनके बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसी को आप कहते हैं बिहेवियरल। अगला इसका फीचर है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट।
तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि ये आपको बताते हैं कि अगर कोई आपके सामने सिचुएशन आई, प्रॉब्लम आई, अब उसमें आपने ये प्रिंसिपल अप्लाई करा तो आपको क्या आउटपुट मिल सकता है। यानी एक प्रॉब्लम आई आपके सामने, मैनेजर के सामने, उसने एक प्रिंसिपल अप्लाई करा तो उससे निकल के वो कहाँ जाएगा वो भी उसे पता रहता है कि भैया ये प्रिंसिपल मैंने अप्लाई तो कर दिया, अब आगे क्या होगा ये आप गेस कर सकते हैं। ये गेस कर सकते हैं, 100% श्योर अब भी नहीं है। पीछे हमने देखा था कि ये आपके आउटकम आपको 100% गारंटी से नहीं बता सकते कि यही होगा, लेकिन ये हो सकता है। इस सिचुएशन में ये अप्लाई करा तो ये हो सकता है, ये आपका बताते हैं। इसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। लास्ट है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब हुआ कि ये जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये जो आपकी करंट सिचुएशन है उस पर डिपेंड करते हैं। यानी अब जैसे प्रिंसिपल है कोई, एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क आपका, तो उसमें क्या था कि वो आपका आगे हम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी समझें तो वो आपके पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है और हर एक काम एक स्पेशलिस्ट को करना पड़ता है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। अब एक आदमी पूरा काम करने जाएगा तो होने से रहा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर काम एक बंदे को या एक ग्रुप को अलॉट कर दिया कि करके दो, तो उससे उनका काम आसान पड़ेगा। लेकिन छोटी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ इसकी उतनी नीड नहीं होगी, एक आदमी 2-3 काम कर सकता है जो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी को हम कहते हैं कंडीजेंट, कि भाई सिचुएशन के हिसाब से आपने इसको अप्लाई किया। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ ज़्यादा कर दिया, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम ज़रूरत थी, वहाँ कम कर दिया। इसी को आप कहेंगे कंटीजेंट। तो यहाँ फीचर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, फीचर्स के बाद अगला टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखें। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर को हेल्प करते हैं कि भाई किस सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट से बने हैं, तो मैनेजर जिसने ये बनाए थे उसे पता है कि कोई सिचुएशन सामने आई तो कैसे एक्ट करने पे हमें फ़ायदा हो सकता है और कैसे एक्ट करने पे नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल क्रिकेट से जोड़ें तो जब कोई बैट्समैन आउट होके जा रहा होता है उसी टाइम पे दूसरा अंदर आ रहा होता है, तब वो नए वाले जो बैट्समैन बाहर जा रहा है उसे नए वाले को बता सकता है कि भाई देख पिच पे ऐसी ऐसी हरकत हो रही है और ये गलती मैंने करी है, तू मत करना। तो इसी तरह से आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हैं कि वो आपको आइडिया दे सकते हैं। जो पुराने मैनेजर हैं जिन्होंने बनाया, उन्होंने बता रखा है कि भाई इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे काम करोगे तो ठीक रहेगा। इसी को कहते हैं प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। यानी मैनेजर्स को बता रखा है कि भाई इस सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिसोर्सेज यानी चीज़ों का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। मैनेजमेंट का सीधा काम है कि भाई रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो, कम से कम कॉस्ट लगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। उन रिसोर्सेज जो अवेलेबल उनका बेस्ट यूज़ होना चाहिए। ये काम केवल तभी हो सकता है जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अच्छे से यूज़ करें। आगे जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं और इनका अप्लाई करने से कैसे आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होंगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझें कि रिसोर्सेज का कम से कम वेस्ट होना चाहिए, जितनी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ होनी चाहिए, कम कॉस्ट पे काम होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से अप्लाई किए जाएँ। तीसरा आपका है सिग्निफिकेंस साइंटिफिक डिसीजन। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल हैं ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद बने हैं, काफ़ी लोगों ने इसमें रिसर्च करी है उससे बना है। इसको आप पूरी तरह से कह सकते हैं ये साइंटिफिकली डेवलप किए गए हैं। तो जो चीज़ इतनी रिसर्च और अच्छे मतलब रिसर्च के बाद और एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनी हो, उसको उसके जब आप डिसीजन लेंगे तो वो बैलेंस और सबसे अच्छा डिसीजन होगा। इसीलिए आप इसे कहते हैं कि इससे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से आप बैलेंस डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च वर्क और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बने हैं। अगला हम सिग्निफिकेंस देखें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, तो वो है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपके पास जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और आसपास की चीज़ें जब तेज़ी से चेंज होती हैं ना तो कंपटीशन बढ़ता है। अगर आप टाइम के साथ उससे कोप अप करके नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये मैनेजर की मदद करते हैं, मैनेजर को गाइड करते हैं कि भैया ये जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट ना, इसके साथ साथ चलो, इसमें कैसे रिएक्ट करना है। यानी जो भी नई सिचुएशन आई, चेंज आया मार्केट में, उसे मैनेजर कैसे अडेप्ट करेगा, ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं मैनेजर को, जिससे मैनेजर जो है इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, जो चेंज आपको अडेप्ट करना है, वो ईजी से कर सके। अगला आपका सिग्निफिकेंस है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो देखो, इसका जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अब आप अप्लाई करेंगे, एक मैनेजर अप्लाई करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे जो है मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी वो अच्छे से काम कर पाएगा। और जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे। और जब ऐसा होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर जो है वो सोसाइटी के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अच्छे से निभा पाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, पॉल्यूशन ना करना। ये काम तभी हो सकता है जब अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो। अच्छा प्रॉफिट कैसे आएगा? जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ यही आपका मतलब है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सिग्निफिकेंस इस तरह से आपकी कंप्लीट होती है। अब हम जंप करेंगे आपके जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसकी तरफ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके दिए थे हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि फ्रांस में पैदा हुए थे। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। इस बुक में इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जिन्हें आज हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। इसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इसके हिसाब से होल वर्क should be divided into small parts and each individual should be given one part on the basis of his ability so that benefit of specialization can be achieved। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि भाई कोई पूरा बड़ा सा काम है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है, और एक काम, हर एक पार्ट जो है, जो छोटा हिस्सा आपने डिवाइड करा, उसका हर एक पार्ट एक ऐसे इंडिविजुअल को देना है कि उससे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल सके। यानी ये आपका समझ लो पूरा काम था, इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करा और हर एक पार्ट एक इंसान को दे दिया। एक एक इंसान को आपने सारा काम दे दिया। अब ये इंसान काम करेगा, और जब ये इंसान एक काम को बार 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 करेगा तो वो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा। देखिए, बार बार काम करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि यह काम बेस्ट वे से कैसे हो सकता है और इसमें मिनिमम कॉस्ट में हम कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उससे जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब एक इंसान में स्पेशलिस्ट बन जाता है ना काम का, तो वो कम कॉस्ट में कम टाइम में करके दे सकता है। तो इसी को आप कहते हैं बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या होगा, आपका पूरा काम था, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर काम को एक स्पेशलिस्ट को दे दिया। अब वो काम जब वो बंदा बार 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 करेगा ना, तो वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा। और उस काम का स्पेशलिस्ट बनने से ऑर्गेनाइजेशन का काम फ्यूचर में जल्दी भी होगा, कम कॉस्ट पे भी होगा। यही प्रिंसिपल आपका कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। एक बार फिर से अगर हम इसकी डेफिनेशन रिपीट करें तो होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी गिवन वन पार्ट ऑन बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी सो दैट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन बी अचीव। इंसान की काबिलियत अनुसार पूरा काम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और हर एक इंसान को पकड़ा दें ताकि वो काम बार बार करे और उससे स्पेशलाइजेशन, उसमें स्पेशलिस्ट बन जाए और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल सके। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम पढ़ें तो व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, this can possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility। यानी आपने एक इंसान को काम पकड़ा दिया कि भाई तुमको ये काम करके देना है, लेकिन आपने उसको पावर नहीं दी, अथॉरिटी दी ही नहीं कि तुम डिसीजन ले सको या किसी को ऑर्डर दे सको, या तुमने जिसको ऑर्डर दिया है वो तुम्हारा काम ना करे तो उसे पनिश कर सको। तो यार वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा? अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हो तो आपको उतनी ही उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो काम कर सके। अगर आपको काम करवाना है, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। यानी इसको अगर आप शॉर्ट में समझें तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। यानी जितनी अथॉरिटी आप, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको दे रहे हो उसी हिसाब से अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दी है उसके अकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी। अगर आपने ज़्यादा अथॉरिटी दे दी वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है, अगर कम दे दी तो यार वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो जितना काम दे रहे हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उस हिसाब से अथॉरिटी भी आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका काम पूरा हो पाएगा। ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट
शुड बी ओबेड बाय बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल होते हैं, जैसे कितने बजे आना है एम्प्लॉय को, कितने बजे जाना है, कितनी छुट्टी मिलेगी, ये सब। और एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट होते हैं कि भाई आपकी सैलरी क्या है, आपको क्या क्या, आप सैलरी के अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये कहता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल रूल है और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, ये जो है आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को फॉलो करने चाहिए। अगर दोनों फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इसी क्लैश हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच। इसीलिए आपके ऑर्गेनाइजेशनल रूल और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दोनों का, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू ओनली दैट सुपीरियर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक टाइम पे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। यानी जैसे एक एम्प्लॉय, या आप अपना डेली लाइफ का एग्जांपल लो, जैसे मान लो आप अकाउंट की क्लास में बैठे हो, अब आपको टीचर ने बोला कि जाओ ज़रा ये काम करके लाओ। अब आप जा रहे हो कहीं, और रास्ते में आपको बिजनेस स्टडीज़ के टीचर मिल जाए और वो बोले कि बेटा मेरा ये काम कर दो, फिर तो उनसे क्या कहोगे? ये प्रॉब्लम हो गई ना। एक टाइम पे दो सुपीरियर ने ऑर्डर दे दिए, अकाउंट्स के टीचर ने भी दे दिए, बिजनेस वाले ने भी दे दिए, तो भैया प्रॉब्लम आ गई। अब इसीलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि एक टाइम पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। यानी अगर अकाउंट्स के टीचर का काम करने जा रहे हो तो बीच में बिजनेस स्टडीज़ वाले को बीच में नहीं कूदना है। अकाउंट्स वाले का काम करने जा रहे हो तो अकाउंट्स वाले का ही काम करो। एक टाइम पे एक ही सुपीरियर के रिस्पॉन्सिबल हो, एक ही सुपीरियर के प्रति आप आंसरेबल हो। एक से ज़्यादा का काम आप नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा के प्रति आप जवाबदेह एक टाइम पे नहीं हो सकते। ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के बाद अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि देयर शुड बी वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। यानी जो आपकी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, यानी एक ही तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक ही बंदा नज़र रखेगा। जैसे हमने जब पहला चैप्टर करा था उसमें हमने पढ़ा था प्लानिंग के काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाऊं तो आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन और सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। अगर इन तीनों का एग्जांपल लें तो ये तीन जो आपके काम हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग और सिलेक्टिंग, तो ये तीनों काम जो है ना एक बंदे की सुपरविजन में होनी चाहिए। एक ही बंदा नज़र रखेगा कि हम कौन से प्लान को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन से प्लान को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से प्लान को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर मान लो जैसे आइडेंटिफाई करा, आपके सामने 10 ऑप्शन निकाल के रख दिए कि ये काम अचीव करना है, गोल अचीव करने के 10 रास्ते हैं, ये काम एक बंदे ने करा। उसके बाद दूसरा बंदा आया, उसने प्रोज एंड कॉन्स निकाल दिए कि भाई 10 में ये कमी है, ये फ़ायदा है। अब सिलेक्ट करने के लिए आपने तीसरा बंदा भेज दिया जो हेड है आपका। तो ऐसे बार बार चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मान लो पहले वाले ने कुछ और सोच के ये 10 प्लान निकलवाए हों, तो इस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इस प्रिंसिपल को सही से अप्लाई नहीं करोगे। यानी जो एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनका केवल एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड आप नहीं रख सकते, वरना आप बार बार हेड चेंज करते रहोगे तो हर हेड अपने हिसाब से काम चलाने की कोशिश करेगा। अब जब हर कोई अपने अपने हिसाब से कोशिश करेगा तो पीछे वाले जो एफर्ट्स डाले थे वो बर्बाद हो गए, उतना आपका टाइम भी गया, पैसा भी गया, मेहनत भी गई, और हो सकता है कि पीछे वाले ने जो काम करा था वो आपके लिए बेस्ट रहता। अब आपने हेड चेंज कर दिया तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। ये कहता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जो इनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका एक ही हेड होना चाहिए। अगला हमारा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो फ़ायदे की बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सही है वो चीज़ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। मैनेजर से प्रिंसिपल कह रहा है कि भैया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदे की बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, उसे हमें सबसे पहले रखना है किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के। यानी कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय मान लो यहाँ आया है कि भाई मुझे तो इससे अच्छी सैलरी चाहिए। अब ऐसा टाइम आ गया ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं दे पा रहे हो, तो उस टाइम पे अगर कॉस्ट कट करनी पड़े, सैलरी कट करनी पड़े, तो भाई कर दो। एम्प्लॉय का मत देखो कि वो पैसे के लिए आया तो उसको पैसा देना है ना, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट सबसे पहले आता है। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैनेजर को स्टेप लेने हैं। अगला आपका है रेम्यूनरेशन
टू एम्प्लॉयज़। तो इसकी प्रिंसिपल के हिसाब से एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन विच शुड बी गिवन देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट इतना रेम्यूनरेशन, इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक जी ले, भूखा ना मरे। सीधा मतलब है इतना दो कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब ठीक ठाक ज़िंदगी जी ले। वो आपके लिए वो काम कर रहा है तो आप ठीक ठाक पैसा दो कि अपनी लाइफ सही से जी सके। अगला आपका प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये कहता है कि सुपीरियर शुड अडैप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब सीधा ये है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जितना भी आप डिसीजन ले सकते हो, वो आपके सुपीरियर यानी टॉप के पास है, टॉप मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपने बांट दी है नीचे लेवल्स पे। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। यानी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, जो डिसीजन ले सकता है, ये पूरी पावर सिर्फ टॉप के पास भी नहीं होना चाहिए और पूरी नीचे भी नहीं बटी होनी चाहिए। एक बीच का रास्ता आपको अपना के चलना है कि भाई जो बड़े बड़े डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ले ले और छोटे मोटे डिसीजन है वो आप नीचे वालों को लेने दो। इसी को आप कहते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल यही कहते हैं कि मैनेजमेंट को इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करना है, ना कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो सबसे पहले ये जानना है स्केलर चेन क्या है। तो स्केलर चेन इज द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ए से डी, ए हाईएस्ट लेवल पर है, डी लोएस्ट पर है। तो ये जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ए बी सी डी के बीच, इसी को आप कहते हैं स्केलर चेन। तो हमारे हेनरी फ्योल साहब ने क्या कहा था कि कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइसा वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी जो आपका कम्युनिकेशन है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ही जाना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में। यानी ए सबसे डी सबसे नीचे है, ए सबसे ऊपर है। ए और डी के बीच में क्या बात हो रही है ये बी और सी को पता होनी चाहिए। इस तरह से कम्युनिकेशन आना चाहिए सीधी लाइन में। इसी को आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अच्छा, मान लो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, तब भी क्या फॉलो करना चाहिए? यानी बात ए डी को जी से बतानी है या सी को एफ को बतानी है, तो या सी बी ए ई एफ, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में सी जो है डायरेक्टली एफ को बात बता सकता है। इसी को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ इक्वल रैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब भी कोई इमरजेंसी हो या अर्जेंट काम हो, तब डायरेक्टली सी एफ से, डी जी से या बी ई से कम्युनिकेट कर सकता है। तब स्केलर चेन के प्रिंसिपल को आप वायलेट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहना था हमारे हेनरी फ्योल साहब का। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो सही इंसान है उसे सही जगह पे रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर इंसान को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ से वो सबसे अच्छा काम कर सके। यानी अगर लेट्स से आपका होटल है और कोई बंदा खाना बनाने में बहुत माहिर है, तो भाई उसे कुक की जगह पे रखो, वेटर नहीं बनाना। इसे कहते हैं राइट पर्सन एट राइट जॉब। और राइट थिंग एट राइट प्लेस का मतलब है कि भाई तुम्हारा जो लेट्स से आपका गार्ड है, अब गार्ड का कोई सामान होता है, जैसे गार्ड का हाउस है या गार्ड का जो टेबल है या रजिस्टर है, कोई अपार्टमेंट में आपने देखोगे एंट्री करते टाइम लोग नाम वगैरह लिखना पड़ता है, तो वो जो रजिस्टर है ना उसको राइट प्लेस पे रखना है। उसकी राइट प्लेस क्या है? एंट्री गेट पे। इससे क्या होता है? आपका टाइम बचता है, फालतू के केओस नहीं क्रिएट होते हैं। तो यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सही इंसान को सही जगह पे, यानी सही इंसान को सही जॉब पे और सही चीज़ को सही जगह पे रखना है। यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि मैनेजर्स शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। यानी मैनेजमेंट को या मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि हम सुपीरियर हैं, तुम छोटे हो तो बदतमीजी कर लें या डिसरिस्पेक्ट करें, अपमान करें, नहीं। रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, अच्छे से ट्रीट करना है। जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ का और उनके सबऑर्डिनेट्स का ऑफिस आने का, काम पर आने का मन करेगा और उससे जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स एक अच्छी फीलिंग बनेगी कि हाँ भाई इस जगह हमें भले या पैसे मान लो कम भी मिल रहे हैं तो इज्जत मिल रही है, अच्छा व्यवहार हो रहा है। ये चीज़ एम्प्लॉय के लिए मैटर करती है। अगर ये मैनेजर्स अपने अंदर ले आए तो एम्प्लॉय अपने काम में और डेडिकेशन ले आएगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
अगला है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या कहता है कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय को आपने किसी जगह प्लेस करा है, कहीं जॉब पे रखा है, तो उसे प्रॉपर टाइम दीजिए कि वो खुद को प्रूव कर सके, काम को समझ सके। ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्लॉय को आज प्लेस करा और एक महीने आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आपने चेंज कर दिया। एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम दीजिए कि वो कंसिस्टेंटली पहले तो काम समझ सके कि करना कैसा है। अब मान लो आपने नए बंदे को उठा के रखा है, किसी बंदे को सेल्स डिपार्टमेंट में रखा है कि भाई तू सामान बेच। अब वो बैठा है, अब शुरू के टाइम तो उसको सीखने में जाएगा कि सामान बेचते कैसे हैं। अब धीरे धीरे जब वो सीखेगा, तब जब उसे पता चलेगा काम करना कैसे है, तब वो उस चीज़ में अच्छा हो पाएगा, तब आपको रिजल्ट अच्छे से ला के दे पाएगा। अगर आपने आज रखा और महीने भर में हटा दिया तो ना वो सीख पाया, ना आपको बेनिफिट मिला, फालतू टाइम भी बर्बाद हुआ, कॉस्ट भी बर्बाद हुई। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि एक एम्प्लॉय को अगर आपने किसी जगह पे रखा है तो उसे टाइम दीजिए खुद को प्रूव करने का, काम सीखने का। अगला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है एम्प्लॉय शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। यानी जब भी आप प्लान बनाते हो तो एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दो, एम्प्लॉयज़ के अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए। जैसे आप अपने स्कूल का एग्जांपल लो, मान लो आपके स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसमें ये नहीं सारे टीचर लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों को भी बुलाओ, बच्चों से पूछो कि बेटा इसमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, आपके हिसाब से कैसे होगा। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके स्टूडेंट की डेवलपमेंट होगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इससे अल्टीमेटली लास्ट में स्कूल को ही फ़ायदा होगा कि भाई हमारे स्कूल से अच्छे बच्चे निकलते हैं, स्कूल की रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, बच्चे का भी फ़ायदा हो गया कि उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो गई। तो यही कहता है आपको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कि भाई आपका जो एम्प्लॉय है ना, जब आप प्लान बनाओ तो उससे भी उसमें शामिल करो, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स उसकी अच्छी फीलिंग आएगी और डेडिकेशन से काम करेगा, स्किल्स डेवलप होंगी। और अगर उसने अच्छा आइडिया दे दिया तो अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। लास्ट है आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का कहता है अ मैनेजर शुड कंटिन्यूअसली मेक एफर्ट टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग सबऑर्डिनेट। इसको आप ऐसे देखो तो आपको आई जो वर्ड है आई, उसे रिप्लेस कर देना है वी से। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैनेजर को जो है लगातार कोशिश करनी है कि एक टीम स्पिरिट डेवलप की जा सके, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ को ये लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये उनका घर है। अपनापन, अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को वो अपना मान ले, अपनापन डेवलप कराना है मैनेजर को, एक टीम स्पिरिट डेवलप करानी है। एम्प्लॉयज़ ऐसा ना समझे कि जेल की तरह ना लगे उनको कि यार यहाँ आओ रोज़ काम करो वही मनहूस चकले देखो ना, आए बंदा आराम से मोहब्बत से काम करे घर जाए। ये जो आई है, आई को वी से रिप्लेस करना है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ऑफिस नहीं है हमारा ऑफिस है, मेरा काम नहीं है हमारा काम है। ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो यहाँ पे आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गए जो कि हेनरी फ्यूल साहब ने दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आ जाता है, इवन वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू मैनेजमेंट एंड अडॉप्टिंग न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोचेस इन देयर प्लेस। यानी इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहना है कि भाई जो पुराना तौर तरीका था काम करने का, अब देखो टाइम के साथ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, दुनिया फास्ट हो रही है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि भैया जो पुराने तौर तरीके से आप काम कर रहे थे उसको साइड करो, अब नए तरीके से काम करो। यानी पहले अगर तुम अपना सामान सिर्फ ऑफलाइन बेच रहे थे तो उसको साइड करो, अब ऑनलाइन आओ। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि कैसे पुरानी चीज़ें हटा के नई चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है। तो यही कहता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके भी आगे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच, कि भाई ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये कहती है कि आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में और साइंटिफिक मैनर में कंप्लीट हो जाए। अब देखो जिस तरह इसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंस में क्या होता है, हर चीज़ एक प्रॉपर सिस्टम से तमीज़ से चलती है। तो यही कहता है कि भैया जो आपका जितना भी काम है ना मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब तमीज़ से, लहजे से, तरीके से पूरा हो जाए। ये सबसे पहला फीचर है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि सिस्टमैटिक अप्रोच, कि भाई जितना भी काम है उसे तरीके से करना है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, फालतू का काम नहीं करना है जैसे टाइम वेस्ट हो, कॉस्ट बढ़े। सिंपल काम करना है, सबसे आराम से, तमीज़ से और जल्दी से काम हो जाए, एक प्रॉपर तरीके से काम हो। अगला आपका है फीचर इसका ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। देखो ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज को अगर हम पढ़ें तो इट ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके अकॉर्डिंग जो आपके ओनर्स हैं
उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को बुरा नहीं ट्रीट करना, अच्छा ट्रीट करना है, अच्छे से रखना है, इज्जत से काम करवाना है। और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक अच्छे फीलिंग रखनी है, डेडिकेशन से काम करना है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? ये होता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से। वो दोनों के मेंटली चेंज करता है, दोनों की अप्रोच, दोनों की सोच को बदल देता है। किसकी? दोनों की, ओनर और एम्प्लॉयज़ की। उनकी सोच को बदलता है, मानसिकता बदलता है, जिससे क्या होता है कि वो एक दूसरे के प्रति, जो एक दूसरे से एक आप काइंड ऑफ कह सकते हैं नफरत करते थे या पसंद नहीं करते थे, उसको चेंज करता है और वो एक दूसरे के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट लाते हैं और डेडिकेशन से काम करते हैं। तो ये है आपका दूसरा फीचर, ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। तीसरा आपका फीचर है रिक्वायर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ऑब्जर्वेंस। तीसरा फीचर है आपका रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। यानी ये कहता है कि अनलेस रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली द साइंटिफिक मैनेजमेंट डजंट ब्रिंग एनी डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ रूल्स हैं, जैसे साइंस में होते हैं, साइंस के अलग रूल हैं, वैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके भी स्पेसिफिक रूल्स हैं। तो उन रूल्स को जब तक आप अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे, ये प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है एकदम अच्छे से, 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर रह गई तो भैया फिर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, चीज़ थोड़ी बड़ी है तो एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से और एकदम स्ट्रिक्टली इसे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है उससे अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा, अलग रिजल्ट मिलेंगे। अगला है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। तो देखिए ये कहता है कि इट कॉल्स फॉर discard of old techniques and adoption of new and modern techniques with aim of improving efficiency of employees। यानी इसके हिसाब से, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से, जो आपके पुराने तौर तरीके हैं काम करने के उन्हें हटा दो, नए तौर तरीके से काम करना शुरू करो, जिससे एम्प्लॉयज़ भी और एफिशिएंट बनेंगे। अब देखो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मान लो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही है, एक साइंटिफिक तरीके से काम कर रही है। तो जो ट्रेडिशनल तरीके से कर रही है वो वही स्लो तरीके से, पुराने तौर तरीकों से कर रही है। नई वाली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ कर रही है उसका काम करने का तरीका थोड़ा अच्छा है, मॉडर्न है, नया है। उससे क्या होगा, जो नए तरीके से करेगा उसकी कॉस्ट कम आएगी, एम्प्लॉयज़ और एफिशिएंट बनेंगे। तो एक तो इससे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, भैया नए तौर तरीके से काम कर रहा है तो बंदा काम अच्छा करेगा, जल्दी सीखेगा। और वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉयज़ है ना, जो ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ उनसे एक स्टेप आगे रहेंगे। तो जब एम्प्लॉयज़ आपके अच्छे हैं तो अल्टीमेटली आपका काम भी अच्छा होगा। तो ये यही कहता है कि भाई जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, जो पुराने तौर तरीके उनको हटाओ, नए तौर तरीके अपनाओ, जिससे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ सके। लास्ट पॉइंट है इसके फीचर्स का, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। तो इसमें यह कह रहा है कि थ्रू वेरियस स्टडीज़ लाइक मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कैन बी इंक्रीज। यानी इंसान कैसे काम कर रहा है, आपका वर्कर कैसा काम कर रहा है, ये उसके काम को और बेहतर बना देता है, उसके काम करने के तरीके को और बेहतर बना सकता है। आगे जब ये मोशन स्टडी, टाइम स्टडी वगैरह हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल समझिए कि इनकी मदद से उसके एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने का तरीका और बेहतर हो जाता है। कैसे? जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में अलग अलग टेक्निक हैं, जैसे मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इनको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो फीचर्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग और फीचर्स करने के बाद अब हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। तो एग्जाम में एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में तो नहीं पूछेगा तो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे उसके बारे में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या कहता है कि वी शुड नॉट गेट स्टक इन अ सेट रूटीन विद ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क, रादर वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक विच मेक वर्क सिंपलर, क्विकर एंड ईजियर। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के हिसाब से आपको काम को करने के नए नए तरीकों को लगातार पता करना है। एक पुराना तरीका है काम करने का, कोई भी काम करने का एक सेट तरीका है, पुराना तरीका है, उस पर स्टक नहीं रहना है। आपको नए नए तरीके पता करने हैं, नए तरीके डेवलप करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, ताकि आपका काम जल्दी हो सके, आसानी से हो सके और कम कॉस्ट पे हो सके। यानी इस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के हिसाब से कि आपको एक पुराना तरीका अगर पता है कोई काम करने का, उस पर अड़े नहीं रहना है, नए तरीके लगातार पता करते रहने हैं। आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं कि आप नए तरीके पता कर सकें। नए तरीके पता करने से क्या होगा, आपका काम और जल्दी होगा, आसानी से होगा और कम कॉस्ट पे होगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा प्रिंसिपल है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, बोथ शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ कंपनी विद एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज शुड वर्क हार्ड देन बिफोर। इसका मतलब है
कि मैनेजमेंट और वर्कर जो हैं उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे से क्लैशेस नहीं करने हैं, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं है, शांति से आराम से रहना है और अपनी थिंकिंग को बदलना है। यानी एक दूसरे से अगर कन्फ्लिक्ट हुए थे या क्लैशेस हुए थे उन्हें साइड करके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना है। अगर कंपनी में किसी तरह का प्रॉफिट हुआ है तो मैनेजमेंट को वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए और वर्कर को और बेहतर काम करना चाहिए पहले से, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में कुछ मदद कर सके। यानी हारमनी और डिस्कॉर्ड सीधा ये कहता है कि हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमनी मतलब लोगों के बीच में शांति रहनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो। सिंपल ये प्रिंसिपल का मतलब है। यानी मैनेजमेंट और वर्कर ही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन दोनों के बीच में पीस रहना चाहिए। दोनों को अपनी थिंकिंग चेंज करनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में शांति रहे, कन्फ्लिक्ट ना हो, क्लैशेस ना हो। इसके लिए दोनों को एफर्ट डालने हैं। मैनेजमेंट में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसे शेयर करना है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयज़ को और बेहतर काम करना है ताकि मैनेजमेंट की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। अगला आपका प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी जितना भी काम है उसे म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ करना है। इंसान कोई अकेले लगा पड़ा है, अकेले इंडिविजुअल जो चीज़ है ना, हमने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी देखा था स्पिरिट डिकॉप्स में कि आई शुड बी रिप्लेस विद वी, मैं नहीं हम। तो इस सारा जो काम है ना कोऑपरेशन, मिलजुल के आगे बढ़ना है, एक अकेले आदमी के करने से नहीं होता। सबको साथ में काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके। अगला और लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी इसके हिसाब से द वर्क असाइंड टू एम्प्लॉयज शुड सूट देयर कैपेबिलिटीज, दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, एफिशिएंट एम्प्लॉयज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। अगर इसको हम डिकोड करें तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को जो भी काम दिया जा रहा है ना उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब देना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि एक इंसान मान लो सामान बेचने में अच्छा है, उसको आपने डाल रखा है कि बेटा तू जा प्रोडक्शन में जा या परचेज में जा, तो वो नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे तो काम उसको उसकी स्किल के हिसाब से दो जो उसे सूट करे। अगर इंसान बेचने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, तो उसे सेल्स में डालो। अब आपने सेल्स में ऐसे बंदे को डाल रखा है जिसे लोगों से बात करना नहीं आता है, तो सामान बेचेगा कहाँ। इसलिए काम को एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देना चाहिए। दूसरा है कि भाई इसमें आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मान लो कोई बोलने में अच्छा है, बेचने में अच्छा है, फिर भी उसे प्रॉपर ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए कि आपको कैसे माल बेचना है। या कोई प्रोडक्शन में अच्छा है तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए कि ये मशीन कैसे चलेगी, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे चालू करना है काम, तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और लास्ट है कि जब ट्रेनिंग मिल जाएगी और एम्प्लॉयज़ अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काम करेंगे तब वो और एफिशिएंट हो जाएंगे और वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। तो ये है आपके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और चौथा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद हम अब बढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें काफ़ी टेक्निक आपको पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप का जो टेक्निक है ये कहती है कि भाई आपका जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है ना उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग वाले बंदे क्या करेंगे, ये चार आदमी, ये चारों सिर्फ प्लान करेंगे। इनका काम होगा सिर्फ बताना कि करना क्या है, कैसे है। और प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, प्रोडक्शन वाले चीज़ों के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। यानी दोनों, एक तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें डिवाइड कर दी हैं, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, दोनों में चार चार बंदे अपॉइंट करने हैं। इन चारों का अपना अपना अलग काम है और ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली प्लान करके देंगे और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे। इनका मेन फोकस रहेगा प्लानिंग पे, ये प्रोडक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये केवल प्रोडक्शन करेंगे, ये प्लानिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एक एक बंदे के सेपरेट काम की तरफ देखें तो सबसे पहला है रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क क्या करता है, ये एक काम को करने के जो सीक्वेंस है उन्हें स्पेसिफाई करता है। यानी ये स्टेप डिफाइन करेगा कि भाई आपको क्या काम कैसे करना है। देखो जैसे इसके नाम में आ रहा है रूट, तो ये रूट स्पेसिफाई करके दे देता है, रास्ता बता देता है कि भाई ये जो प्रोडक्शन का काम है ये ऐसे ऐसे चलेगा। दूसरा है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, ये वर्कर के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, वर्कर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तुमको ऐसे ऐसे काम करना है। ये सबसे पहले रास्ता दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शन देगा वर्कर को कि तुमको क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने बजे से करना है और ऐसे ही सब कुछ। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये आपका बताता है कि टाइम, मतलब ये सीधा डिसाइड करेगा कि कौन सा काम कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा। ये पूरा टाइम और कॉस्ट की शीट बना के देता है
कि कितने बजे काम शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा, कितनी कॉस्ट पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखता है। और जो डिसिप्लिन ऑफिसर है ये चेक करता है कि सारा काम जो आपका डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए, यानी जैसे हमने डिसाइड करा था कि इतने कॉस्ट में होना चाहिए, इतने बजे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वैसे ही आपका सारा काम होना चाहिए। ये इंश्योर करता है डिसिप्लिन ऑफिसर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें तो आपका जो गैंग बॉस है ये आपकी रिसोर्सेज अरेंज करके देता है। रिसोर्सेज अरेंज करके देता है मतलब जो आपके प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, मैन मशीन मटेरियल, यानी सबसे पहले वर्कर चाहिए, तो जितने वर्कर चाहिए वो है कि नहीं ये इंश्योर करता है। उसके बाद देखता है कि जो मशीनें यूज़ होनी है वो सही हैं या नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये चेक करता है। और उसके बाद जो रिसोर्सेज यूज़ करनी है कि भाई हमको जो है जैसे आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है या नहीं है, ये देखता है आपका गैंग बॉस। उसके बाद है आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, तो भाई स्पीड बॉस जो है ये चेक करता है कि जो वर्कर हैं जितनी स्पीड में डिसाइड हुआ था काम करना है वो हो रहा है कि नहीं। यानी अगर आपने ये डिसाइड करा था कि 1 घंटे में आपको 20 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो 20 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये स्पीड बॉस देखता है। अगर 20 नहीं हो रही है, 15 हो रही हैं, तो स्पीड बॉस देखता है कि क्यों काम धीरे है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। उसके बाद आपका रिपेयर बॉस। तो रिपेयर बॉस क्या करता है कि आपकी जो मशीन्स हैं, मशीन और टूल हैं, उन्हें वर्किंग कंडीशन में रखता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इनका यूज़ किया जा सके, कोई कमी ना हो, मशीनों की कोई कमी की वजह से कोई तरह का एक्सीडेंट वगैरह ना हो। उसके बाद है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है कि आपने कोई जैसे मान लो आप चिप्स के पैकेट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपने ये बताया होगा प्रोडक्शन वालों को कि चिप्स का पैकेट ऐसा होना चाहिए। अब इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि भाई जो हमने डिसाइड करा था, जो पहले से हमारा स्टैंडर्ड था, वैसा ही आपका सामान बन के आया है या नहीं, कहीं कुछ 19-20 या कमी तो नहीं रह गई या कुछ अलग या गलत तो नहीं हुआ है, ये चीज़ आपका इंस्पेक्टर चेक करता है। तो ये आपका पूरी पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें आपका प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया जाता है। दोनों के अंदर 4-4 ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, उन चारों का अलग अलग काम है। प्लानिंग ऑफिसर सिर्फ प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर सिर्फ प्रोडक्शन का काम देखते हैं। तो यही आपकी पहली टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो इसको आप देखें तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। एग्जांपल है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय लेबर इन अ डे कैन बी स्टैंडर्डाइज। यानी जो अलग अलग आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्जांपल मैंने लिया है कि एक लेबर एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये आपने सेट कर दिया कि मान लो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई हर वर्कर को दिन में 8 घंटा काम करना है, तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब हम इसके हिसाब से चेक करेंगे कि भाई वर्कर जो हैं वो 8 घंटा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं कम तो नहीं कर रहे। तो इसी को आप कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। भाई आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटा करना ही है हर हालत में, कम नहीं चलेगा। उसके बाद है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन की जो टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू एंड अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज, वेट, ईटीसी ऑफ प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल देखें तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने डिसाइड करा कि हम जो पैकेट है वो 5, 10 और 30 रुपए का देंगे, ना कि 2, 4। देखो आपका जैसे ये चिप्स का एग्जांपल है, या वीट जैसे गेहूँ आटा मिलता है, तो आटा की जो कंपनी है उसने कह दिया कि भाई हम जो आटा है ना वो आधा किलो का देंगे, 1 किलो का देंगे, 2 किलो का देंगे, 5 किलो का देंगे, 10 किलो का देंगे। इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अगर यहीं पे अगर कंपनी कहती है कि भाई हम आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3, 3.5, 4, 4.5 किलो ऐसे देंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन उसने नहीं करा। उसने सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि भाई हम तो 1, 2, 5 किलो, 1, 2, 5, 10 किलो का ही देंगे। तो इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, कि अननेसेसरी जो फालतू का है ना चीज़ें उसको हटा दी। जैसे यहाँ पे चिप्स कंपनी ऐसे 5, 10 और 30 रुपए का दे दिया, अब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे थोड़ी देगी। तो इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अगला है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। एक काम करने के भैया 1000 तरीके हैं। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। अब सबसे छोटा सबसे अच्छा रास्ता आप देखोगे और उसी रास्ते से जाओगे, उसी रास्ते से आओगे। तो सबसे सूटेबल तरीका जो होता है काम करने का, उसे आइडेंटिफाई करना, उसे अडेप्ट करना आपका मेथड स्टडी के अंदर आता है। अगला है मोशन स्टडी। तो ये है, इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड वर्क। यानी आपका एक काम करने के, जैसे हमने बताया, बहुत से तरीके हो सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा तरीका पता करना तो मेथड स्टडी हो गया। और मोशन स्टडी क्या करता है कि मोशन स्टडी आपका क्या करता है कि जो आपके अननेसेसरी मूवमेंट है, जैसे मान लो आपके घर में मान लो घर बन रहा है, ठीक है, एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर बन रहा है, अब ईंटें आए, तो ईंटें आपने आपके घर से
लेट्स सपोज ऐसा करते हैं, ये आपका घर है, ईंटें यहाँ गिराने की जगह आपने यहाँ गिरा दिए, तो लेबर को इतना चल के जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, फिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएगा तब रखेगा। अब अननेसेसरी मूवमेंट, ये अननेसेसरी मूवमेंट है, ये ज़रूरी नहीं था कि ये मूवमेंट उसे करना ही पड़े। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करा, ईंटें यहाँ की जगह आपने यहीं गिरा लिए, तो लेबर खाली यहाँ से आएगा, उठाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यही आपने मोशन स्टडी का यूज़ करा कि भाई अननेसेसरी मूवमेंट जो था हमारा ये, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ ईंटा गिरा है, यहीं से आओ, उठाओ, ले जाओ, फालतू का टाइम बच गया, जो टाइम आपका बर्बाद होता है इतना आने जाने में, वो बच गया इससे। यही है आपका मोशन स्टडी कि अननेसेसरी मूवमेंट जो है उसे एलिमिनेट करना है। अगला है टाइम स्टडी। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो टाइम स्टडी क्या करता है, आपका एक काम करने का स्टैंडर्ड टाइम आपने डिसाइड कर दिया। जैसे इस एग्जांपल को ले, अब ऊपर ईंटें चढ़ाना, वापस नीचे मतलब ऊपर से नीचे आना और ईंटें ऊपर ले जाना, इसमें मान लो आपके एक लेबर को लग रहे हैं 5 मिनट, और 5 मिनट में वो 5 पीस ऑफ ब्रिक ले जा रहा है, यानी 5 ईंटें उठा के ऊपर नीचे कर रहा है। तो यह आपने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया। अब मान लो आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जाके देखते हो, तो 1 घंटे के हिसाब से आपके जितने भी ब्रिक्स होने चाहिए 12 या जो भी आपका, मान लो आप 1 घंटे बाद जाके देखते हो और आपको जितने भी रिक्वायर्ड ब्रिक्स हैं वो कम मिलते हैं, तो आपको इजीली पता चलेगा कि भाई लेबर जो है आपका वो एफिशिएंट नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई ये काम ठीक से कर लो। तो यही फ़ायदा है टाइम स्टडी का कि आपने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि भाई 5 मिनट में 5 पीस ईंटें आ जाने चाहिए। 1 घंटा बाद आपने देखा तो आपको जितने रिक्वायर्ड पीस थे नहीं मिले, तो अब आपको पता चलेगा कि लेबर जो है इनएफिशिएंट है, अब आप उससे सही से काम करवा लोगे। ये फ़ायदा है आपकी टाइम स्टडी का। अगला है हमारी स्टडी जो है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का क्या मतलब है, इट रेफर टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। यानी एक लेबर को काम के बीच में कितना रेस्ट देना है, कितना उसको कितना रेस्ट देना है, कितनी बार रेस्ट देना है और कितनी देर का रेस्ट देना है, ये डिसाइड करता है आपका फटीग स्टडी। मान लो आप अपने लेबर से 8 घंटा काम करा रहे हो, लेट सपोज आप अपने लेबर से 8 आवर्स काम करा रहे हो, तो भाई आपने कह दिया कि तू 4 घंटा काम कर ले, फिर 30 मिनट का रेस्ट ले लेना, और फिर 4 घंटा काम कर लेना। तो ये 30 मिनट आपने क्या करा, एक बार रेस्ट दिया, ये आपने फटीग स्टडी करी। फटीग स्टडी इसके आपने ड्यूरेशन डिसाइड कर दी और फ्रीक्वेंसी की, भाई एक बार हमने रेस्ट देना है, ये आपने फ्रीक्वेंसी कर दी, और ड्यूरेशन यानी 30 मिनट। अब यही आप कहते हैं कि यार 2-2 घंटे के, आप 2-2 घंटे की तो 4 शिफ्ट ले ले, है ना, 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट ले ले अगर, तो भी आपका 8 घंटे का काम हो गया। उसके बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक ले लो, तो 15 मिनट के भी ब्रेक ले लेता। तो ये भी आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दी और ड्यूरेशन डिसाइड कर दी। यही है फटीग स्टडी। इसमें आपको कितना रेस्ट देना है, कितना रेस्ट देना है और कितनी बार देना है, ये आप डिसाइड करते हैं फटीग स्टडी के अंदर। जैसे आप कहते हैं ड्यूरेशन यानी कितना और कितनी बार यानी फ्रीक्वेंसी। अगला है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो हमने डिसाइड करा कि एक दिन में 20 पीस प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, अगर 20 पीस जो प्रोड्यूस कर देगा उसको मिलेगा पर पीस का 5 रुपये, 5 रुपये पर पीस, और जो नहीं कर पाया उसको मिलेगा 4 रुपये पर पीस। ठीक, ये हमने डिसाइड करा। अब मान लो 2 वर्कर हैं तुम्हारे, ए और बी। ए ने प्रोड्यूस कर दिया 20 पीस, तो उसको 5 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे 100 रुपये। लेकिन बी ने प्रोड्यूस करे मान लो 18 पीस, 2 पीस कम रह गया, तो उसको 4 रुपये के हिसाब से मिलेंगे केवल 72 रुपीज़। अब देखो केवल 2 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन पैसे कितने कम मिल रहे हैं, 28 रुपये। तो ये जो 28 रुपये है ना, ये बी जो है, बी को ये जो 28 रुपये है ना, ये करेंगे मोटिवेट कि भैया कि भैया आज तो चलो हमने 2 पीस कम प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से हमें नुकसान लग गया, लेकिन कल ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमने क्या करा, एक दिन में डिसाइड करा 20 पीस प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, अब 20 पीस जो प्रोड्यूस कर देगा उसको हम देंगे 5 रुपये, जो नहीं करेगा उसको देंगे 4 रुपये। 2 वर्कर हैं ए और बी। ए ने 20 पीस प्रोड्यूस कर दिया 20 पीसेस, तो 5 रुपये के हिसाब से उसको 100 रुपये पहुँच गए। बी कर पाया 18 पीस, तो उसको 4 रुपये के हिसाब से 72 रुपये पहुँचे। अब पीस में आप डिफरेंस दे दो, केवल 2 पीस कम प्रोड्यूस करे हैं बी ने, लेकिन पैसों में कितना अंतर आ गया, 28 रुपये का। इसी को हम कहते हैं कि भाई इससे जो है आपका एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंस पता कर लिया कि भाई ये एफिशिएंट है, ये नहीं है। अब इसको 28 का नुकसान लग गया आज, तो कल ये क्या करेगा, कल ये और मेहनत से करेगा कि एटलीस्ट 20 पीस प्रोड्यूस कर ले जाए। अब 20 पीसेस आपके प्रोड्यूस हो गए, तो भाई आप इसको कल 100 रुपये दे दोगे,
और इसके जो आपको 100 मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रोडक्शन था आपके दिन का वो ही पूरा हो जाएगा। तो इस टेक्निक का यूज़ करके आप इनएफिशिएंट एफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंस पता कर लोगे और इनएफिशिएंट वाले को कम वेजेस दोगे, जिससे वो मोटिवेट होगा और अगले दिन आके अच्छा काम करेगा। एक बार इसको रीड करें तो इट इज़ अ टेक्निक विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। ठीक है, इन दिस प्लान देयर आर 2 पीस रेट, जैसा हमने देखा 5 रुपये और 4 रुपये। वन फॉर दोज हु प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट, 5 रुपये स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए था और मोर, एंड अदर फॉर दोज हु प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी 4 रुपये जो लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट था उसके हिसाब से डिफरेंस आएगा। एक को कम पैसा मिलेगा, वो अगले दिन मोटिवेट होकर आएगा और ज़्यादा काम करेगा। यही आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। लास्ट है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है? इट रेफर्स टू चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। ये इसके हिसाब से आपका जो मैनेजमेंट और वर्कर हैं उन दोनों को आपस में compete नहीं करना है, कोऑपरेट करना है। उन दोनों को आपस में जो एक दूसरे से compete करते हैं ना, compete नहीं करना है, कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करने से क्या होगा? पहली चीज़ तो आपके कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, क्लैशेस नहीं होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी, शांति रहेगी, काम अच्छे से होगा। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बेटर बनेगी पहले से। तो मेंटल रेवोल्यूशन से क्या होगा? दोनों अपना एटीट्यूड चेंज करें, एक दूसरे के बारे में जो हीन भावना है, बुरा सोचना है, उसको हटा दो, अच्छा सोचो और एक दूसरे से compete ना करो, कोऑपरेट करो। Instead of fighting over division of profit, both parties should make effort for increasing the profit. For increasing the profit मतलब देखो, अपने प्रॉफिट की छोड़कर अपना प्रॉफिट कि भाई एक इंसान को पूरे प्रॉफिट का मान लो 100 रुपये हुआ है तो 5 रुपये मिल रहा है, उसको छोड़कर ये सोचो कि भाई ये जो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है ना, इसको 200 करना है, इसको 10,000 करना है। ये सोचना है आपको मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर। अपना एटीट्यूड चेंज करना है, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट को भी मैनेजमेंट को भी वर्कर के साथ अच्छे से बिहेव करना है और वर्कर को भी अच्छे से काम करके देना है। दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना है, कोऑपरेट करना है, compete नहीं करना है और ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ाने पे सोचना है, अपने बारे में नहीं। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। थैंक यू।